fresh set of allegations against the Adani Group of companies. Central Bank of India has once again come to the rescue of the borrowers. Nifty has hit that record high of 20,000. Imagine an unexpected entry from a tech giant जो स्टॉक मार्केट की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है, या फिर एक ऐसी रिपोर्ट जो सडनली एक स्टेबल कंपनी के शेयर को कहीं से कहीं ले जाती है। कुछ इसी तरह के बिजनेस स्टोरीज न्यूज हम आपके लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं ऑन द फिन शो। माय नेम इज अक्षित ओझा एंड टुडे आई ब्रिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ लास्ट 1 वीक इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सबसे पहला अपडेट हमारे पास आया यहाँ पर कैफे कॉफी डे का। वैसे तो यार कैफे कॉफी डे जो है पिछले 1-1.5 साल से काफी चर्चा में चल ही रहा था, बिकॉज इसकी जो नई सीईओ बनी थी मालविका हेगड़े, उनके बनने के बाद काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर लोग कह रहे थे कि इन्होंने करी है। काफी सारी यूट्यूब वीडियोस में भी शायद आपने ये सब बातें सुनी होगी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक ही इनको बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर लेके जाया गया। वीक ही नहीं, ये पिछले 2 महीने में 2 बार इनको एनसीएलटी के पास जो है लेकर जाया गया है, अलग अलग बैंक्स के द्वारा, अलग अलग लेंडर्स के द्वारा। सवाल ये उठता है कि जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे थे, तो 2 बार इनको बैंक्रप्सी कोर्ट क्यों लेकर के जाया गया? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। अगर आप इनकी बैलेंस शीट को देखो पिछले 3 साल के अंदर, तो आपको रियलाइज होगा कि कंपनी के लायबिलिटीज तो कम हुई हैं, पर साथ ही साथ इनके एसेट्स भी बहुत ज्यादा कम हुए हैं। जहां इनकी लायबिलिटी 7200 करोड़ से 1800 करोड़ तक आई है, वहां पर कंपनी ने अपने काफी सारे एसेट्स भी वेनिश करे हैं। आपको क्लोजली स्टडी करो, देन यू विल रियलाइज कि कंपनी में बस एक ही चीज यहाँ पर पॉजिटिव हुई है कि इनके एक्सपेंसेस कम हुए हैं, और उसका रीजन था क्योंकि इन्होंने काफी सारे आउटलेट्स, लगभग इन्होंने अपने 67% ऑफ द आउटलेट्स जो इनके 2019 तक हुआ करते थे, 67% आउटलेट्स को बंद कर दिया था। इसीलिए कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो नीचे गए हैं, पर इनके जो भी प्रॉफिट्स की बात करें तो उतना कोई रिमार्केबल ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर देखने को नहीं मिला है। इसीलिए यार इस कंपनी को जुलाई 20 को भी यहाँ पर बैंक्रप्सी कोर्ट में केस फाइल हुआ था, जो कि इंडसइंड बैंक ने किया था, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि इस कंपनी को उनको 94 करोड़ रुपीस 31 मार्च से पहले जमा करने थे, पर वो इन्होंने नहीं दिए। इसी पर एनसीएलटी ने भी कंपनी को कहा था, चाहे उनके जो सीईओ है उनको अपने शेयर्स चाहे इक्विटी को अपना सेल करना पड़े, बट स्टिल दे हैव टू रीपे द लोन ऑन द टाइम। बट यार क्योंकि कंपनी एनसीएलटी के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं थी, जब कोई भी कंपनी एनसीएलटी के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं होती तो यहाँ पर आपको प्रोविजन रखा गया है कि वो एनसीएलटी के अंदर अपील कर सकती है। तो फिर यार एनसीएलटी ने कंपनी के फेवर में डिसीजन लिया और उनको कुछ टाइम दिया गया यहाँ पर लोन को चुकाने के लिए। इंटरेस्टिंग न्यूज लास्ट फ्राइडे को एक और आ जाती है, जहाँ पर एक और कंपनी जिसका नाम था आईडीबीआई ट्रस्टशिप, वो भी यार एनसीएलटी के अंदर जाकर के अप्लाई करती है, और वो बोलती है कि 229 करोड़ का जो लोन है उनका भी जो है रीपे नहीं हुआ है। तो यार एक मुसीबत से निकले दूसरे में फंस गए। लास्ट 3 से 4 साल से कुछ इस तरह की कहानी चल रही है, जो यहाँ पर आप अभी तक आपको न्यूज में बताया जा रहा था कि कंपनी ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है, वो सिर्फ अपनी एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज को कम किया गया था। बाकी यार अभी भी इस कंपनी के ऊपर काफी सारा लोन जो है रहता है। अब देखना है यार किस तरह से इनकी सीईओ यहाँ पर एक्ट करती है, क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो अडानी हिंडनबर्ग से रिलेटेड है। 12 सितंबर को अनामिका जायसवाल नाम की एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर पिटीशन फाइल करी, और उन्होंने बोला कि अडानी हिंडनबर्ग जो केस है वो फिर से रीओपन होना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक क्लेम किया है कि सेबी इसके अंदर अडानी के साथ यहाँ पर मिली हुई है। सेबी ऑल्सो वांट्स टू सेव द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब इसकी जो स्टोरी है वो काफी पीछे से शुरू होती है। 24 जनवरी 2023 को यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जिसकी वजह से सडनली विद इन 2 वीक्स अडानी की जो कंपनीज हैं, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उसके जो शेयर प्राइसेस हैं विद इन 2 वीक्स 52% से लगभग जो है नीचे चले जाते हैं। ये काफी बड़ा नाइटमेयर था अडानी कंपनीज के लिए। इंटरेस्टिंगली 12 सितंबर को एक लड़की यहाँ पर पिटीशन फाइल करती है, जो ये क्लेम करती है कि सेबी खुद यहाँ पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मिला हुआ है। इसके पीछे उन्होंने 2 रीजन यहाँ पर हमारे को बताए हैं। सबसे पहला रीजन उन्होंने ये बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जो अडानी ग्रुप के साथ हुई है। अनामिका जायसवाल का ये कहना है कि 2014 में भी डीआरआई नाम की एक एजेंसी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सेम तरह की रिपोर्ट जो है फाइल करी थी, जो कि उन्होंने सेबी के चेयरमैन को भेजी थी। इनफैक्ट इसकी पूरी की पूरी सीडी भी उनके पास पड़ी है, जहां पर उनका कहना है कि उन्होंने लगभग 2300 करोड़ का यूज किया था अपनी कंपनी के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस तरह की उन्होंने बोला कि पहले भी इसके ऊपर केस हो चुका है, बट सेबी ने इसके ऊपर तब भी कोई भी एक्शन नहीं लिया था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जब सेबी से पूछा गया था अडानी कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, तब भी इन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट से छुपाया था। दैट्स व्हाई अनामिका जायसवाल ने बोला है कि कहीं ना कहीं सेबी जो है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को सेव करने की कोशिश कर रही है। और इनके जो सेबी के चेयरपर्सन थे मिस्टर यूके सिन्हा, उनको रिसेंट में 2022 के अंदर अडानी के एक मीडिया चैनल एनडीटीवी का जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर रहा है, क्योंकि
2014 के अंदर उनके चेयरमैन ने अडानी को फेवर किया, इसीलिए अडानी ने यूके सिन्हा को यहाँ पर एनडीटीवी का चेयरमैन बना दिया गया। एंड आर्ग्यूमेंट जो अनामिका जायसवाल ने अपनी पिटीशन के अंदर फाइल किया, वो उन्होंने ये बोला है कि सेबी हैज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अडानी। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि सेबी की एक कमेटी जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बनाई जाती है और ऐसे ऑफेंसेस जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे ऑफेंसेस पर वो डील करती है, उस कमेटी के एक मेंबर हैं साइरस श्रोफ, जिनकी बेटी की शादी मिस्टर अडानी के लड़के करण अडानी के साथ 2013 के अंदर हुई थी। तो कहीं ना कहीं अडानी का जो है फैमिली रिलेशनशिप है एक सेबी के हायर ऑफिशियल के साथ। दैट्स वाई सेबी जो है उन्हें कंटिन्यूसली सेफगार्ड कर रही है किसी भी केस के अंदर। तो यार ये 2 पॉइंट्स उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर फाइल करे हैं, क्योंकि इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बन सकते हैं। अब देखना यार सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगी। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में इसके ऊपर जो है आपकी हियरिंग होगी नेक्स्ट, और फिर हम आपको बता रहे होंगे किस तरह का डिसीजन वहाँ पर आया है। थर्ड जो न्यूज़ आई है इस वीक के अंदर, बड़ी अपडेट आई है, वो आई है आरबीआई के लिए। आरबीआई ने अपनी न्यू गाइडलाइंस जारी करी हैं बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के लिए। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जितने भी ब्रोकर्स उनसे लोन लेते हैं, वो अगर अपना लोन रीपे कर देते हैं, देन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ दैट लोन विद इन 1 मंथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने लिए थे एज एन कोलेटरल उस बोरोवर से, वो आपको वापस करने होंगे। अगर 1 मंथ के अंदर आप उसके कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स उसको वापस नहीं करते, देन ईच एंड एवरी डे यू हैव टू पे 5000 रुपीज। यानी अगर आपको 30 डेज के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं और आपने अपना लोन पूरी तरह से पे कर दिया है, तो बैंक आपको हर रोज 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इन केस अगर बैंक से वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पर मिसप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि जनरली लोन्स होते हैं 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स, अगर बैंक से कहीं ना कहीं कभी वो डॉक्यूमेंट्स जो है मिसप्लेस हो जाते हैं, तो बैंक आपको हेल्प करेगा उनकी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने में। और यहाँ पर बैंक को 1 मंथ और दिया गया है टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू गाइस। 60 डेज के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, देन फिर से बैंक को जो है आपको 5000 पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी जो है देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसी के साथ एक अपडेट ये भी था, आरबीआई ने ये भी बोला है कि लेट अस सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया था, जहाँ पर वो आपको लोन की जो आपके इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे वो 5% था, और आपको किसी और बैंक के अंदर 5% से कम इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल रहा है सेम अमाउंट उस पर, तो उस बैंक को दूसरे बैंक के पास उसको ट्रांसफर करना होगा विद इन 1 मंथ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबके सब 1 मंथ के अंदर आपके दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर करने होंगे। तो एक बोरोवर पर्सपेक्टिव से काफ़ी बढ़िया चीज़ यार ये हो गई है। आपको अपने कोलेटरल के पेपर भी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, और आप दूसरे बैंक से भी लोन ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट इस पर्टिकुलर बैंक से कम है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ यार आरबीआई ने गाइडलाइंस यहाँ पर निकाली है। इसको निकालने का रीज़न सिंपल सा यही था यार, काफ़ी ज़्यादा बोरोवर परेशान होते थे जब भी वो किसी बैंक से लोन लेते थे, तो काफ़ी समय तक उनके जो कोलेटरल के पेपर थे वो बैंक जो है रिलीज़ नहीं करता था। तो इससे काफ़ी सारे जो बोरोवर्स थे वो थोड़े से परेशान थे, इसीलिए यार गाइडलाइंस को निकाला गया। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। निफ्टी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर है, और इस वीक के अंदर भी निफ्टी ने जो है 1.88% की ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर करी है। 2 प्रोमिनेंट सेक्टर्स की बात करें जिन पर रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, सबसे पहले यार आईटी सेक्टर और दूसरा है आपका बैंकिंग सेक्टर। निफ्टी आईटी की बात करें तो उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लगभग 3% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है उन्होंने, और उसका रीज़न बहुत सिंपल सा था, क्योंकि इनकी 1 मंथ पहले क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी, और जैसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई थी। और लास्ट 1 वीक के अंदर काफ़ी सारी लार्ज डील्स भी यहाँ पर हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ हुई है, जैसे इन्फोसिस की हुई है, टीसीएस की हुई है, टीसीएस की तो एनवीडिया के साथ हुई है। तो इन डील्स की वजह से काफ़ी अच्छा जो है आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा फ्लो चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि आईटी सेक्टर के जो बुरे दिन चल रहे थे वो शायद अब खत्म हो रहे हैं। बात करेंगे निफ्टी बैंक की, अभी तक निफ्टी बैंक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर इन्होंने भी दिखाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगे तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।